हे गाइस, आज हम ट्रांसपोर्टिंग प्लांट का पार्ट शुरू करने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है। तो आपको पता है प्लांट के अंदर जब भी ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ है जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। तो देखिए, जैसे किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो उसमें हर एक चीज़ को सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी। वैसे ही प्लांट के केस के अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम तो एज सच है नहीं, बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और ये स्पेसिफिक टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो हम पहले ये समझेंगे ये प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म है, कौन से टिश्यू यहाँ पे स्पेसिफाइड है। ठीक है। तो अगर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट को मैं डिवाइड करना चाहूँ कि शॉर्ट मतलब कितने डिस्टेंस पे ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो मैं कह सकती हूँ प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हमारा दो तरीके का होता है। एक मेरा होगा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और दूसरा मेरा होगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मतलब ये कि जब चीजें सेल टू सेल मूव कर रही है तो मैं कहूंगी यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसफर हो रहा है। सेल टू सेल अगर चीजें मूव कर रही हैं तो हम कहेंगे सेल टू सेल मूवमेंट इज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि स्टेम से हमारा लीफ की तरफ जा रहा है। ठीक है। क्या जा रहा है हमारा स्टेम से लीफ की तरफ वाटर मूव कर रहा है, या रूट से हमारा स्टेम की तरफ अगर वाटर मूव कर रहा है, लीफ से अगर आपका फूड या ऑर्गेनिक फूड मूव कर रहा है स्टेम की तरफ या रूट की तरफ, तो हम कह सकते हैं दीज आर एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर एक कंटिन्यूस हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रैफिकिंग चलती रहती है कंपाउंड की। अगर आप उसके स्टेम के अंदर देखोगे तो एक कॉम्प्लेक्स ट्रैफिकिंग चलती रहती है, मतलब जो कंपाउंड्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। तो प्लांट की बॉडी के अंदर जो चीज मूव करती है दैट इज मेनली, अगर हम बात करें तो मेनली हमारे वो है वाटर। वाटर मूव करता है, उसी के साथ मिनरल्स मूव करते हैं और मिनरल्स के साथ में ऑर्गेनिक फूड की ट्रैफिकिंग होती है। ठीक है। इसी चीज को हम समझेंगे कि कैसे ये ट्रैफिकिंग होती है। ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कि शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर हमारी सेल टू सेल मूवमेंट होती है और मूवमेंट में यहाँ पे किसकी होगी, यहाँ पे जो मूव करेगी दैट इज गैसेस। गैसेस मूव करेंगे, मिनरल्स आपके शॉर्ट डिस्टेंस में मूव कर सकते हैं, वाटर शॉर्ट डिस्टेंस में मूव कर सकता है ना। सो शॉर्ट डिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ प्लांट इन विच मूवमेंट अकर इन बिटवीन सेल टू सेल। ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोसेस होगी वो कैसी प्रोसेस होगी, सिंपल डिफ्यूजन वाली प्रोसेस होगी। आगे हम समझेंगे डिफ्यूजन क्या होता है। और सेल टू सेल मूवमेंट के लिए ऑब्वियस सी बात है, जब मूवमेंट सेल टू सेल हो रही है तो कोई टिश्यू तो चाहिए ही नहीं। सो नो टिश्यू इज स्पेसिफाइड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। बट इफ यू टॉक अबाउट द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ऑफ कोर्स यहाँ में एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू के पास, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक रीजन से दूसरे रीजन पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपके टिश्यू स्पेसिफाइड है। और टिश्यू कौन सा स्पेसिफाइड होगा, टिश्यू स्पेसिफाइड, और ये स्पेसिफाइड है हमारा वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल जिसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, वेस्कुलर सिस्टम भी कहेंगे, वेस्कुलर बंडल भी कह सकते हैं, जिसमें आप दो टाइप के टिश्यू पढ़ते हो। वन इज योर जाइलम, अनदर वन इज योर फिलॉयम। जाइलम जो है ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराता है। वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगा, आपको पता है कि वाटर और मिनरल हमारे प्लांट रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये जो ट्रांसपोर्ट होगा ये रूट से स्टेम की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा, है ना। लेकिन फिलोयम ये किस चीज का ट्रांसपोर्ट कराता है, ये कराता है ऑर्गेनिक फूड। वो ऑर्गेनिक फूड जो लीफ ने सिंथेसाइज किया है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको अलग अलग बॉडी पार्ट तक ट्रांसफर करना फिलोयम का काम है। सो फिलोयम का जो ट्रांसफर है ये आपका लीफ टू अदर बॉडी पार्ट होता है। इसलिए जब भी जाइलम के ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो जाइलम का हमारा ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, इट इज यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है। एक ही डायरेक्शन कैसी, रूट से स्टेम के पास, स्टेम से लीफ के पास, लीफ से फ्लावर और फ्लावर से फ्रूट।
फ्लोएम वाला जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हमारी हर एक बॉडी पार्ट तक जाना है प्लांट के। तो ऑर्गेनिक फूड ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? मल्टी डायरेक्शनल वे में। मल्टी डायरेक्शनल वो इसलिए क्योंकि आपका जो, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रफ आपको समझाऊं तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये इसका सरफेस हो गया, नीचे हमारा रूट वाला एरिया हो गया, और ये मान लीजिए हमारा प्लांट है। तो यहाँ पे जब लीफ के अंदर फूड सिंथेसाइज हुआ तो उस फूड को आपको रूट को भी पहुंचाना है, उस फूड को आपको फ्लावर तक भी पहुंचाना है, तो इसीलिए क्या होगा, डायरेक्शन अलग अलग होती जाएगी ना। तो जब भी फिलोएम की डायरेक्शन की बात आती है तो हम कहते हैं फिलोएम के अंदर मूवमेंट हमेशा मल्टी डायरेक्शन होता है, एक डायरेक्शन में नहीं होता, ये मल्टी डायरेक्शनली मूव करेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड यहाँ पे मूव करेंगे। तो जब आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हम लोग इसमें क्योंकि कोई टिश्यू स्पेसिफाई नहीं और सेल टू सेल मूवमेंट की बात करते हैं, हम दोनों की बात करेंगे, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर आपका एग्जाम्पल आता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट में एक सेल के अंदर ही मूवमेंट होगी, यानी कि इंट्रासेलुलर। मान लीजिए ये हमारी एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, तो इसी सेल के अंदर अगर मूवमेंट हो रही है ना साइटोप्लाज्म की या स्पेसिफिक सब्सटेंस की, तो हम उसे कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट। तो यहाँ पे दोनों टाइप से मूवमेंट होती है, इंटरसेलुलर भी होगी, सेल से सेल की तरफ भी होगी, और विद इन सेल के अंदर भी हो सकती है, तो इंट्रासेलुलर भी यहाँ पे मूवमेंट होगी। दोनों टाइप की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, किसमें? जब आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करोगे। सेल टू सेल का मतलब तो आपको पता ही है कि जब दो सेल्स आपकी प्लांट सेल की बात आती है तो आपको पता है बहुत सारे यहाँ पे प्लाज्मोडिस्माटा प्रेजेंट्स होते हैं, जो प्लाज्मोडिस्माटा दो सेल्स को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और इन्हीं के थ्रू हमारा ट्रांसफर होता है। तो सेल टू सेल मूवमेंट के अंदर आपका थ्रू प्लाज्मोडिस्माटा मूवमेंट हो सकता है, और जब हम लोग इंट्रासेलुलर की बात करते हैं तो उसमें हमारा एग्जाम्पल आएगा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट की। तो लॉन्ग डिस्टेंस में हमने क्या समझा? वेस्कुलर बंडल आर स्पेसिफाइड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया। आपको पता है ना, पढ़ते ट्रांसलोकेशन इन प्लांट, सो दिस इज अ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन हमने किसको स्पेसिफाइड नाम दिया है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को। जब भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात आएगी ना, तो ये आपका एनर्जी डिपेंडेंट और एनर्जी इंडिपेंडेंट दोनों तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपकी प्रोसेस सारी इंक्लूड होंगी। इसमें प्रोसेस आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी देखने को मिलेगा, और इसी में आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की, राइट। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट है क्या, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाइलम और फिलोएम के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से जाइलम और फिलोएम के थ्रू ट्रैफिकिंग होती है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की इनसाइड द प्लांट सेल, इन द प्लांट बॉडी, राइट। सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ से डिवाइड कर लें कि ट्रांसपोर्ट हमारा, हमने अभी क्या कहा, दो टाइप से ट्रांसपोर्ट होगा। और कैसे होगा ट्रांसपोर्ट? अच्छा जी, ये कलर तो आपको विजिबल ही नहीं होगा, चलिए हम थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं। ओके, आई थिंक दिस वन इज विजिबल, यस। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट को अब मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकती हूँ। इट कैन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इट कैन बी पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट। कर लेते हैं डिवाइड। सो इट कैन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इट कैन बी पैसिव। दोनों में डिफरेंस समझिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होगा कि वो चीज एक्टिव है, वो जो प्रोसेस हो रही है ना वो एक्टिव है। एक्टिव का मतलब जब भी हम किसी बायोलॉजिकल उसकी बात करते हैं ना, तो एक्टिव का मतलब होता है कि वो एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, तभी तो एक्टिव हुआ ना। तो ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। मतलब अच्छा, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझने से पहले ना मैं आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट समझाती हूँ, फिर आप थोड़ा सा इजीली समझ पाओगे। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिवली कोई चीज जब पैसिवली मूव करती है ना, देखो आप अगर पैसिवली मूव कर रहे हो मतलब आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, आपको कोई पुश नहीं कर रहा है, आपको कोई पुश नहीं कर रहा है कि आप इस इधर मूव कीजिए या उधर मूव कीजिए, आप खुद से फ्रीली पार्क में अगर घूम रहे हो तो हम कहेंगे कि मैं पैसिव हूँ, ठीक है, मैं आराम से मूव कर रहा हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है ना। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर यही होता है कि जब कोई चीज फ्रीली मूव करती है ना, और जनरली फ्रीली कब मूव करते हैं हम लोग, अपनी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से मूव करते हैं कि हमें जब भीड़ नजर आती है ना तो हम लोग उस भीड़ से हटके हम लोग एक खाली जगह पे जाना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही मूवमेंट होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। मतलब पहली चीज पैसिवली आप मूव कर रहे हो, कोई फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है आप पे, ना फोर्स है, ना पुल है, ना पुश है ना। तो पैसिव के अंदर आप पैसिवली मूव कर रहे हो मतलब कोई भी एनर्जी आप नहीं लगा रहे, तो एनर्जी इंडिपेंडेंट यहाँ पे प्रोसेस होगी। एनर्जी इंडिपेंडेंट है मतलब आप कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहे। अब यहाँ पे अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन आप मूव करोगे, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करोगे। अभी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या चीज है, देखिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास हम्म, मान लीजिए ये कमरा है, ठीक है, एक ब्लैंक रूम है। इस रूम में आप देखते हो आपने एक अगरबत्ती जला दी, ठीक है, तो उसकी स्मेल आपको यहाँ पे ज्यादा आ रही है क्योंकि यहाँ पे आपने उसको जलाया है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप देखते हो कि धीरे धीरे ये मॉलिक्यूल्स पूरे रूम में स्प्रेड होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है ना, ये मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, कोई एनर्जी नहीं लग रही, तो इनको खाली स्पेस भी मिल गया, ये मूव भी कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम थी, मूवमेंट कहाँ से हुई, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन से। भीड़ भाड़ वाले इलाके से मॉलिक्यूल मूव करके एकदम फ्री स्पेस में आना चाहते हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस में, है ना। तो यही होता है डिफ्यूजन केस में, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आपके मॉलिक्यूल मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं, क्योंकि जहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी उससे वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आना पसंद करेगा। तो इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही आपकी मूवमेंट होती है मतलब जब आप सेल्स की मूवमेंट बात करते हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल। लेकिन डिफ्यूजन की खास बात क्या है, डिफ्यूजन के अंदर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिविंग सिस्टम है या नॉन लिविंग सिस्टम, ये आपके नॉन लिविंग सिस्टम में भी कंडक्ट होता है और लिविंग सिस्टम में भी कंडक्ट होता है, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए नहीं, इसको सिर्फ मॉलिक्यूल का ट्रांसफर कराना है हायर से लोअर की तरफ। सो नो नीड ऑफ लिविंग टिश्यू, बिना लिविंग टिश्यू के भी डिफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डिफ्यूजन में हमने कहा अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होती है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ये मूव करेगा। और जब आप ऐसी मूवमेंट देखते हो, जब आप एक हायर यानी कि ऊंची जगह से आप एक नीचे लोअर जगह पे आ रहे हो, तो आप क्या क्या कहोगे उसे, उसे आप कहोगे डाउन हिल मूवमेंट या डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, राइट, क्योंकि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये एक टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ जिसमें एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है, कोई यूज नहीं होता एनर्जी का। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से आप मूव करते हो, हायर से लोअर की तरफ आप मूव करोगे। और यहाँ पे डायरेक्शन हमेशा किस चीज पे डिपेंड करेगी, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी कि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। हम लोग यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। अगर हम इसको एक सेल के टर्म में समझे तो आपको पता है कि हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं बायोलॉजिकल सेल्स, यहाँ पे लिपिड बाइलेयर होती है। एक सेकेंड गाइस, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी लिपिड बाइलेयर है और इस लिपिड बाइलेयर के अगेंस्ट यहाँ पे मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन चेक किया जाता है कि यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो मूवमेंट किधर से किधर होगी, जहां पे हायर है उससे लोअर की तरफ। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इस साइड में, ये ए साइड है, ये आपकी बी साइड है, तो यहाँ पे आप मूवमेंट किधर से किधर देखोगे, इसमें मूवमेंट आपकी होगी ए से बी की तरफ। रीजन इज क्योंकि हायर कंसेंट्रेशन इधर है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस आप पढ़ोगे, देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप पढ़ोगे डिफ्यूजन, फैसिलेटेड डिफ्यूजन, ठीक है,
और एक और चीज, पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट आपको किन मॉलिक्यूल्स में ज्यादा देखने को मिलेगा? ये हमारा गैसेस में ज्यादा होगा। ये गैसेस में इसलिए ज्यादा होता है, इस चीज को आप ऐसे समझिए, गैसेस के मॉलिक्यूल है, आपने एक चीज पढ़ी होगी, गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, है ना? तो गैसेस के मॉलिक्यूल के पास इनफ स्पेस होता है, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब जो मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकता है वो इजीली मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट अगर वो करेगा तो वो हायर से लोअर की तरफ इजीली पहुंच पाएगा, है ना? वही अगर हम सॉलिड की बात करें, क्या सॉलिड के अंदर इतना फ्री स्पेस होता है कि हमारे मॉलिक्यूल मूव कर पाए? नहीं जी, नहीं होता। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते। इसलिए आप देखते हो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट मेनली गैसेस के मॉलिक्यूल के लिए ज्यादा इफेक्टिव मैनर में काम करता है। रीजन इज क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे वो आराम से मूव कर सकते हैं, है ना? तो गैसेस के अंदर, और डिफ्यूजन और पैसिव ट्रांसपोर्ट आपको किसमें देखने को मिलेगा कि गैसेस के अंदर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। गैसेस मूवमेंट में, और ये आपके कुछ मिनरल्स आयन है उनकी मूवमेंट के लिए पैसिव ट्रांसपोर्ट आपका इफेक्टिव होता है। अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं कि इसके जनरल फीचर्स आपके क्या होते हैं। तो देखिए, जब आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हो तो आपको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है। मान लीजिए यही है हमारा, कि ये हमारी लिपिड बाय लेयर है, इस लिपिड बाय लेयर के अराउंड हमारा कोई कंपाउंड है, कोई सब्सटेंस है जो प्रेजेंट है, यहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। अगर इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट होता ऑफ कोर्स तो ए से बी की तरफ मूवमेंट होती, लेकिन जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एटीपी डिपेंडेंट एनर्जी को यूज करके काम होता है, और जब आप एनर्जी को यूज कर रहे हो ना, तो आप चाहे कॉन्सेंट्रेशन वहां पे ज्यादा हो या कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपका मॉलिक्यूल कैसे मूव करेगा? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होगी, यानी कि बी टू ए यहाँ पे मूवमेंट होगी। तो कह सकते हैं एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, ये एटीपी को यूज करता है, और जब ये एटीपी को यूज करेगा तो ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा, ठीक है? और अगर ये प्रोसेस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रही है और एटीपी को यूज करके हो रही है, एटीपी को यूज कर रहा है, तो ये एक रैपिड प्रोसेस होगा। रैपिड का मतलब समझते हो? ये प्रोसेस हमारी फास्ट कंडक्ट होगी, बहुत ही जल्दी होगी, लेकिन हमारा पैसिव डिफ्यूजन बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, ठीक है? पैसिव डिफ्यूजन में कंडीशन बिल्कुल रिवर्स होती है, बहुत धीरे धीरे काम करता है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट मोस्टली एक तो आपको लिविंग सिस्टम में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक तो लिविंग सिस्टम की जरूरत है, बहुत ही फास्ट ट्रांसपोर्ट होता है एटीपी डिपेंडेंट मैनर में। और एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे सोडियम पोटाशियम पंप काम करते हैं ना, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे काम करते हैं। एटीपीएस पंप है, ये भी हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल है। हमारे बहुत सारे प्रोटॉन पंप्स आते हैं, कपल्ड पंप आते हैं, ये भी एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करते हैं, राइट? उसके अलावा इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट के लिए होती है, बहुत सारे प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस भी एटीपी डिपेंडेंट होती है। सो दीज आर द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है? अब हम लोग प्रोसेस को समझते हैं, डिफ्यूजन क्या है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, ठीक है? स्टार्ट करें? ओके, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज डिफ्यूजन। बेसिक चीजें तो आपको पता चल गई, डिफ्यूजन के अंदर बेसिक चीजें क्या होती हैं। तो यहां से इतनी बात तो आपकी क्लियर है कि जब आप डिफ्यूजन की बात करोगे, एनर्जी इंडिपेंडेंट काम होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग काम होगा, लिविंग टिश्यू की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है डिफ्यूजन, इसका एग्जाम्पल हो गया। गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा आपको डिफ्यूजन देखने को मिलेगा, ठीक है? तो अब देखिए, जब डिफ्यूजन की बात आती है तो मूवमेंट हमें पता है, यहाँ पे मूवमेंट किसकी होगी, कौन से मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ पे आयंस की मूवमेंट। हम क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्लांट की बात करेंगे, प्लांट के अंदर डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे प्लांट के अंदर डिफ्यूजन कैसे हो रहा है वो चीज को लेके चलेंगे कि प्लांट की बॉडी में जहां पे डिफ्यूजन होता है, तो पहली चीज तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डिफ्यूजन होगा,
लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्लांट की बॉडी के अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। डिफ्यूजन इज अ काइंड ऑफ स्लो प्रोसेस, और जब एक स्लो प्रोसेस हो रही है तो आपको पता है ना कि प्लांट का बॉडी इतना लार्ज होता है, अगर सिंपल डिफ्यूजन से आप वाटर का, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करोगे देन इट विल टेक ईयर्स कि रूट से स्टेम के अपर यानी कि मेरिस्टेमेटिक रीजन तक, उसके अपर लीफ तक पहुंचने में 1 साल तक लग सकता है प्लांट को। और अगर प्लांट को इतना टाइम लगेगा वाटर के पहुंचने में देन क्या होगा, आपका प्लांट डेड हो जाएगा, है ना। इसीलिए डिफ्यूजन वाली जो प्रोसेस होती है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इफेक्टिव होती है, बिकॉज इट इज स्लो प्रोसेस, एनर्जी इंडिपेंडेंट है तो ऑफ कोर्स स्लो प्रोसेस तो होगा ही, रैपिड तो हो नहीं सकता, है ना। तो स्लो प्रोसेस है, और यहाँ पे मूवमेंट आपको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए देखने को मिलती है। साथ ही साथ डिफ्यूजन में क्या चीज मूव करती है, आयंस, स्मॉल आयंस। मेक श्योर आप इस चीज को इंश्योर करें कि स्मॉल आयंस मूव करेंगे। अच्छा, ग्लूकोज नहीं, यस, गैसेस, हमारी गैसेस मूव करती हैं। जैसे मैंने कहा, गैसेस अगर हम डिफ्यूजन रेट देखें गैसेस का, लिक्विड का और सॉलिड का, इनके डिफ्यूजन रेट को अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा गैसेस का डिफ्यूजन रेट होता है, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। इसीलिए प्लांट की बॉडी के अंदर गैसेस का जो मूवमेंट है सेल टू सेल या थोड़े शॉर्ट डिस्टेंस तक, वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू कंडक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि गैसेस इजीली मूव कर पाती हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। अब देखिए डिफ्यूजन के ऊपर बाकी चीजों का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम यहाँ से समझते हुए चलते हैं। तो हमने कहा कि सिंपली डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि जहां पे मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो लोअर की तरफ मूव करे। तो अगर मैं उन मॉलिक्यूल की मूवमेंट को बढ़ा दूं, अगर मैं उस मॉलिक्यूल की मूवमेंट को बढ़ा दूं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हम कैसे बढ़ाएंगे कि अगर मैंने टेम्परेचर के रेट को इंक्रीज कर दिया तो क्या मेरा डिफ्यूजन बढ़ेगा, तो यस ऑफ कोर्स मेरी डिफ्यूजन की प्रोसेस बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ जाएगी, और अगर मॉलिक्यूल का मूवमेंट बढ़ेगा, उनका वाइब्रेशन बढ़ेगा, तो वो इजीली मूव कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा फैक्टर ये कि अगर हमें पता है एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, इसके अलोंग ही तो डिफ्यूजन हो रहा है ना, इसी के अलोंग डिफ्यूजन हो रहा है। मैं इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की अगर परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर दूं तो क्या इजीली मॉलिक्यूल पास आउट हो पाएंगे, ऑफ कोर्स हो पाएंगे। तो परमिएबिलिटी इंक्रीज होने से भी, परमिएबिलिटी को अगर मैंने इंक्रीज किया तो भी डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी आराम से, ठीक है, ओके। सो एक और चीज, डिफ्यूजन की प्रोसेस के अंदर मेनली जब डिफ्यूजन होता है तो यहाँ पे मोस्टली लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल का ही डिफ्यूजन होगा, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ये कैसी होती है, बाइलिपिड लेयर होती है ना, बाइलिपिड लेयर। और बाइलिपिड लेयर है मतलब ये लिपिड्स की बनी है। तो अगर मॉलिक्यूल हमारे लिपिड सॉल्युबल होंगे तो वो इजीली पास आउट हो पाएंगे फ्रॉम दिस रीजन टू दिस वन, है ना। लेकिन अगर हमारा कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो वाटर सॉल्युबल है तो क्या वो मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस में मेनली उन कंपोनेंट का डिफ्यूजन हो पाता है जो एक तो गैसियस इन नेचर हो, ज्यादातर मोस्टली की बात कर रहे हैं हम लोग, और एक लिपिड सॉल्युबल हो। ये डिफ्यूजन की प्रोसेस का ड्रॉबैक है कि एक तो ये स्लो प्रोसेस होती है, दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर कोई वाटर सॉल्युबल कंपाउंड यहाँ पे आया तो भले ही उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ही हायर क्यों ना हो वो मूव नहीं कर पाएगा। रीजन, क्योंकि यहाँ पे परमेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करता है। अगर सेल की मेम्ब्रेन परमेबल नहीं है तो मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाएगा, चाहे उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, ठीक है। तो समझ में आया डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है, राइट। एक और चीज, डेंसिटी का इफेक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा। देखिए डेंसिटी का इफेक्ट भी आपके डिफ्यूजन की प्रोसेस पे इफेक्ट करता है। अगर हमारा कोई मीडिया डेंस है, बहुत ज्यादा डेंस है, और उसकी डेंसिटी हमने इंक्रीज कर दी, मान लो हमने उसकी डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया तो डेंस हो गया। डेंस का मतलब क्या होगा कि मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, और जैसे मॉलिक्यूल पास पास आएंगे ऑब्वियसली बात है मूवमेंट नहीं होगी, और मूवमेंट नहीं होगा तो डिफ्यूजन हमारा डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है, क्लियर हो गया। और प्लांट के केस में कौन से मॉलिक्यूल हमारे मेनली डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू मूव करते हैं, दीज आर गैसेस एंड आयंस।
वाटर नहीं मूव कर सकता सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। उसका रीजन ये है क्योंकि हमारी बायोलिपिड मेम्ब्रेन कैसी होती है, बायोलिपिड मेम्ब्रेन हमारी वाटर को यहाँ पे रेसिस्ट करती है, तो वाटर यहाँ से मूव नहीं कर सकता। वाटर के लिए यहाँ पे एक अलग मैकेनिज्म है जिसे हम कहते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो जितने भी हमारे डिफ्यूजन के ड्रॉबैक है उसको ओवरकम करने के लिए नेचर ने एक और प्रोसेस बनाया जिसे कहते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन, जो एक काइंड ऑफ डिफ्यूजन ही है, एक टाइप का डिफ्यूजन ही है, बट उसमें कुछ एक स्पेसिफिक चीजें आ जाती हैं ताकि उन मॉलिक्यूल्स को भी मूव कराया जा सके जो वाटर इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो यहाँ से एक और चीज, डिफ्यूजन की प्रोसेस में एक प्रेशर काम करता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो काम कर रही है, लेकिन एक प्रेशर भी होता है मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उस प्रेशर को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। सो व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर इज, डिफ्यूजन प्रेशर, तो देखिए मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है डिफ्यूजन की वजह से वो हमारा डिफ्यूजन प्रेशर हो गया है ना। तो हम कैसे कहेंगे, pressure exerted by the particle to diffuse from the area of its higher concentration to the area of its lower concentration को ही हम लोग डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। और वाटर का सबसे ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर होता है आपका, प्योर वाटर का सबसे ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर होता है। ठीक है, तो हम इस चीज को नोट डाउन कर लेते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the particle to diffuse from area of higher concentration to the lower concentration is known as diffusion pressure। और एक और यहां से स्टार डाल के लिख लीजिए कि प्योर वाटर has maximum diffusion pressure। ठीक है जी, डिफ्यूजन प्रेशर को हम लोग डीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन की। ओके, सो यस, अब हम बात करते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन की। इट इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो अभी आपने देखा डिफ्यूजन की प्रोसेस के कुछ ड्रॉबैक थे, उन्हीं ड्रॉबैक को कवर करने के लिए पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारी एक और प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, यहाँ पे भी सेम हमारा एक टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, तो ऑफ कोर्स इसमें भी हमारा स्लो प्रोसेस है, पर ये फास्ट होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के कंपैरिजन में। सिंपल डिफ्यूजन के कंपैरिजन में अगर हम इसे डिफ्यूजन से कंपेयर करें, फैसिलिटेड डिफ्यूजन का रेट फास्ट होता है। ठीक है, सो स्लो प्रोसेस है क्योंकि एक टाइप का पैसिव प्रोसेस ही है, एनर्जी इंडिपेंडेंट मैनर में ही काम करता है, यहाँ पे भी एनर्जी नहीं चाहिए, इतनी बात तो आपको कंफर्म हो ही गई होगी क्योंकि एक टाइप का फैसिलिटेड डिफ्यूजन है। लेकिन ये डिफ्यूजन में हम कह सकते हैं कि एक टाइप का डिफ्यूजन प्रोसेस है, बट ये फैसिलिटेट हो रहा है। अब ये फैसिलिटेट किसकी वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इन कैरियर प्रोटीन को हम लोग ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से डिफ्यूजन थोड़ा सा फास्टली होता है और इसीलिए हम उसे कह देते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन इज मीडिएटेड बाय कैरियर प्रोटीन और द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इसीलिए हम उसको फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहते हैं कि यहाँ पे सोल्यूट का जो भी एब्जॉर्प्शन होगा उसमें कैरियर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। ये जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं ये हेल्प करते हैं मूव करने में सब्सटेंस को अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। मतलब क्या होगा कि अगर अब मेरी ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, सिंपल डिफ्यूजन में क्या प्रोसेस हो रही थी, मान लो ये मेरी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन थी, सिंपल डिफ्यूजन में हम लोग क्या देख रहे थे कि ये अगर मेरी कोई लिपिड बायलेयर थी तो इस लिपिड बायलेयर में मैं इस चीज पे डिपेंड कर रही थी कि जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है उससे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। लेकिन मान लो मेरा मॉलिक्यूल ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, ये लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है, तो अगर ये मेरा लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है तो क्या ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर पाएगा? नहीं।
तो ऐसे में क्या हुआ कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स यहाँ पे बन गए, और ये स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स क्या करेंगे, मान लो ये एक प्रोटीन है, ये मेरा कैरियर प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन इसके थ्रू इन आयन को पास होने देगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन ही हो रहा है, हायर से लोअर की तरफ ही मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, लेकिन इनकी लिपिड इनसॉल्युबिलिटी होने की वजह से अब जो मूवमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, दिस इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प से मूवमेंट हमारी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं बाकी प्रॉपर्टी को। तो ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ये हमारे कोई कैरियर प्रोटीन हो सकता है। अच्छा, इसको यहीं से मैं आपको समझाती हूँ। दीज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैन बी अ कैरियर प्रोटीन, और ये कोई पोरीन भी हो सकती है। अब मतलब क्या हुआ, इनको हम आगे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैन बी कैरियर प्रोटीन, और ये हमारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी हो सकते हैं। ठीक है। अब अगर कैरियर प्रोटीन होगा मतलब वो मॉलिक्यूल को कैरी करेगा और इधर ट्रांसफर कर देगा। पोरिंग्स क्या होते हैं, ये काइंड ऑफ चैनल्स होती हैं। दीज आर काइंड ऑफ चैनल्स, एक टाइप से एक रास्ता होगा जिसके थ्रू हमारा मॉलिक्यूल इजीली पास हो सकता है। कैरियर प्रोटीन क्या करता है, मान लो ये मेरा एक टाइप का कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, ओके, ये मेरा एक टाइप का कैरियर प्रोटीन है, यहाँ पे मेरा मॉलिक्यूल बाइंड करेगा और फिर मेरी दूसरी तरफ में ये ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा कैरियर प्रोटीन है, तो मॉलिक्यूल इधर बाइंड करेगा, इसमें कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंज होंगे और उसके बाद ये मॉलिक्यूल को आगे जाके ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ में ऐसे ट्रांसफर कर देगा। तो ये हमारे कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ये मान लो एक टाइप का मेरा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो पोरिन की तरह काम कर रहा है, एंड दिस इज काइंड ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल, जिसमें वो मॉलिक्यूल को कैरी करेगा और दूसरी तरफ उसको ट्रांसफर कर देगा। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैन बी कैरियर प्रोटीन एंड दे कैन बी पोरिन्स। पोरिन्स हमारे चैनल की तरह काम करते हैं, कैरियर प्रोटीन एक कैरियर की ही तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, ये एक कैरियर की तरह काम करेगा कि मॉलिक्यूल को कैरी करेगा और दूसरी तरफ से ट्रांसफर कर देगा। अब हमारे कुछ कैरियर प्रोटीन्स कैसे होते हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन्स क्या कहते हैं कि मैं मॉलिक्यूल को ट्रांसफर तो करूंगा लेकिन मैं उसके साथ एक और मॉलिक्यूल को भी लेके जाऊंगा, ठीक है। तो कैरियर प्रोटीन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारा अगेन आगे दो फर्दर टाइप में हो गया कि इट कैन बी एंटीपोड टाइप एंड इट कैन बी सिम्पोड टाइप, ठीक है। क्या कहा, जब आपका मॉलिक्यूल पोरिन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है तो उस ट्रांसपोर्ट को हम लोग कह देते हैं कि ये हमारा ट्रांसपोर्ट कैसा है, दिस इज काइंड ऑफ यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है बिना किसी दूसरे मॉलिक्यूल को अफेक्ट किए, ठीक है। इंडिपेंडेंट, उसकी मूवमेंट किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंटली वो मूव कर रहा है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, पोरियंस के थ्रू मूव कर रहा है। तो इस टाइप की मूवमेंट को हम कहते हैं यूनिपोर्ट मूवमेंट, ठीक है। तो मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ यूनिपोर्ट को तो मैं यहाँ पे लिख लूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए इस चीज को समझना। तो यूनिपोर्ट का मतलब क्या होता है, यूनिपोर्ट का मतलब होगा व्हेन अ मॉलिक्यूल moves across a membrane independent of other molecule। तो ये मूवमेंट कैसी हो रही है, यूनिपोर्ट टाइप का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है ना, तो कुछ हमारे कैरियर प्रोटीन क्या कहते हैं, दे अलाउ ट्रांसपोर्ट ओनली इफ टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मूव टुगेदर। अगर दो मॉलिक्यूल मूव करेंगे तभी हमारा ये ट्रांसपोर्ट होने देते हैं। तो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम कह देते हैं को ट्रांसपोर्ट। और ये को ट्रांसपोर्ट इट कैन बी एंटीपोर्ट टाइप, इट कैन बी सिम्पोर्ट टाइप। अब एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट में क्या होता है उस चीज को अच्छे से समझते हैं। देखिए पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ एंटीपोर्ट में सिम्पोर्ट में क्या होता है। देखिए पोर्ट वर्ड पहले चलिए यहाँ से समझा ही देती हूँ। एंटीपोर्ट यहाँ पे लिखते हैं हम, एंटीपोर्ट का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब है ऑपोजिट, और पोर्ट वर्ड होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना।
तो अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हम कहते हैं एंटी ट्रांसपोर्ट है। को ट्रांसपोर्ट का मतलब है दो मॉलिक्यूल एक साथ मूव करेंगे। अगर वो दो मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एंटी पोर्ट। सिम पोर्ट को समझिए, सिम का मतलब होता है सेम और पोर्ट का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। तो जब सेम डायरेक्शन में जब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगी तो हम कहेंगे सिम पोर्ट है, और अपोजिट डायरेक्शन में जब मूवमेंट होगी तो हम कहेंगे एंटी पोर्ट। ठीक है, इस चीज को ऐसे समझते हैं। ओके। देखिए, हम तीनों चीजों को यहां से समझते हैं, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिमपोर्ट। राइट। देखिए, मान लीजिए ये मेरी एक बायोलॉजिकल मेमोरी है। ठीक है, दिस वन इज बायोलॉजिकल मेमोरी। एक लिपिड बायलेयर है ये मेरी। ठीक है, दिस वन इज लिपिड बायलेयर। राइट। अब क्या होगा, ये मेरी लिपिड बायलेयर। इस लिपिड बायलेयर के अक्रॉस यहाँ पे मेरे मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। इधर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और इसके इंट्रासेलुलर साइड की तरफ ये मान लीजिए मेरा एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है, और इधर इंट्रासेलुलर साइड है। इधर इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। राइट। तो मोमेंट तो ऑफ कोर्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से होनी है, पर अब क्या होगा, अब क्या होगा, हमने यहाँ पे एक कैरियर लगा दिया, और ये कैरियर हमारा कैसा है, एक पोरीन है ना। अगर ये पोरीन है तो मूवमेंट कैसे होगी, सिंपली मूवमेंट होगी दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। दूसरे मॉलिक्यूल की मूवमेंट से इसको कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल मूवमेंट। तो इस टाइप की मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज यूनिपोर्ट टाइप, के एक ही साइड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यूनि का मतलब सिंगल, सिंगल ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज यूनिपोर्ट टाइप का डायरेक्शन। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन हम लेते हैं। दूसरे कंडीशन में हमारे पास क्या है, दूसरे कंडीशन पे इसी से ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एक और कैरियर प्रोटीन है, और ये कैरियर प्रोटीन कहता है कि मैं मॉलिक्यूल की मूवमेंट तभी कराऊंगा जब इसके साथ एक और मॉलिक्यूल मूव करे। लेकिन अगर ये दूसरा मॉलिक्यूल मेरा मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो एक मॉलिक्यूल हायर से लोअर की तरफ मूव किया और दूसरा मॉलिक्यूल मेरा मूव करेगा लोअर से हायर की तरफ। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं इसको, दूसरे पेन से मैं यहाँ से डिनोट करना चाहूंगी आपको, ताकि आपको समझ में। मान लो मेरा दूसरा मॉलिक्यूल यहां से इधर की तरफ अगर मूव करता है, तो मैंने क्या कहा, ये मेरा कैसा मूवमेंट हो जाएगा, दिस वन इज एंटीपोड टाइप का मूवमेंट, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने तीसरा कैरियर मॉलिक्यूल ले लिया। अब ये जो कैरियर मॉलिक्यूल है, ये क्या करता है, ये कहता है कि मैं मॉलिक्यूल की मूवमेंट सेम डायरेक्शन में ही कराऊंगा। अगर दो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इस टाइप की मूवमेंट को हम कहते हैं सिम्पोर्ट मूवमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एंटीपोर्ट के अंदर मॉलिक्यूल मूव करते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में, सिम्पोर्ट के अंदर मॉलिक्यूल मूव करते हैं पर सेम डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो यूनिपोर्ट की डेफिनेशन तो आपने यहाँ से नोट डाउन कर ली। अब सिम्पोर्ट की बात कर लेते हैं और एंटीपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो जो एंटीपोर्ट है उसको हम कह सकते हैं व्हेन, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, एंटीपोर्ट का मतलब व्हेन मॉलिक्यूल नहीं, व्हेन मॉलिक्यूल नहीं, व्हेन टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल moves in opposite direction, तो वहां पे हमारा कैसे टाइप का ट्रांसपोर्ट होगा, एंटी ट्रांसपोर्ट। वहीं अगर हम लोग सिम्पोर्ट की बात करें तो सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट में कैसा ट्रांसपोर्ट होगा, व्हेन टू मॉलिक्यूल moves in same direction। ठीक है, क्लियर हुआ फैसिलेटेड डिफ्यूजन क्या होता है।
और ये जो एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट है ना, इसी एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट को हम लोग बोलते हैं दीज आर काइंड ऑफ को ट्रांसपोर्ट। को का मतलब होता है एक साथ, जब दो मॉलिक्यूल एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो हम कहेंगे को ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन की जितने भी ड्रॉबैक थे उसको ओवरकम करने के लिए नेचर ने बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे कैरियर प्रोटीन लगा दिए कि इन कैरियर प्रोटीन की हेल्प से ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लिपिड इनसॉल्यूबल हैं, इन मॉलिक्यूल को भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मूव किया जा सके। तो ये मूवमेंट शो करेंगे, लेकिन ये लिपिड इनसॉल्युबल की मूवमेंट होगी अलोंग अ कैरियर प्रोटीन। और ये कैरियर प्रोटीन आपके समटाइम पोरिन्स भी होते हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन होती है। और कैरियर प्रोटीन कैसे काम करते हैं कि भाई एक मॉलिक्यूल की बजाय वहां पे दो मॉलिक्यूल एक साथ अगर मूव करेंगे तो हम कहते हैं कि ये हमारा को ट्रांसपोर्ट है। और को ट्रांसपोर्ट में भी अगर मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सेम ट्रांसपोर्ट, अपोजिट में जा रहे हैं तो एंटी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो लिपिड इनसॉल्युबल या फिर हम कहेंगे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल का मूवमेंट कंडक्ट कराता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। समझ में आया, डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करने वाला फैसिलिटेड डिफ्यूजन। लेकिन अगेन ये एनर्जी इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है, बिना एनर्जी के एक्सपेंडिचर के। ठीक है, तो यहाँ पे बस फर्क इतना है, टाइप ऑफ डिफ्यूजन है बट स्पेसिफिक टाइप के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल काम करते हैं। तो इट इज अगेन ऑल्सो टाइप ऑफ डाउन हिल ट्रांसपोर्ट ही है ये। अब कंफ्यूज ना रहे, ये भी हमारा एक डाउन हिल टाइप का ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, ओके गाइस, सो नेक्स्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।